देखकर तो यही लगता है कि अब वो ग्रीनलैंड पर आर पार के लिए तैयार है। और यही वजह है कि ट्रंप ने आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर लड़ाकू जहाज भेज दिए हैं। और डेनमार्क का मूड देखकर यह लग रहा है कि वो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लिहाजा उसने भी ग्रीनलैंड में सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि अगर ट्रंप ने तय कर ही लिया है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे ही करेंगे, तो डेनमार्क के पास विकल्प क्या है? क्या नाटो के दूसरे देशों के साथ मिलकर डेनमार्क ग्रीनलैंड को बचा सकता है? क्या नाटो देशों के पास इतनी फोर्स है कि वो मिलकर भी अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? या फिर अब ग्रीनलैंड को ट्रंप के हाथों कब्जा होने से कोई नहीं बचा सकता? आखिर क्या है ग्रीनलैंड का भविष्य? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ग्रीनलैंड अभी भले ही डेनमार्क के पास है, लेकिन दुनिया की हर ताकत इस पर अपना कब्जा चाहती है। कम से कम अमेरिका के अलावा रूस और चीन तो चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास ऐसा कुछ है जो सबको चाहिए। वो बात चाहे सोने के भंडार की हो, दुर्लभ खनिज की हो, तेल की हो या फिर रेयर अर्थ मटेरियल की, ये सबको चाहिए। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, तो नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं। इससे एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच की दूरी कम हो सकती है। इससे कारोबार आसान होगा और ग्रीनलैंड पर जिसका कब्जा होगा, इन रास्तों पर भी उसी का ही कब्जा होगा। लिहाजा ग्रीनलैंड सबको चाहिए। लेकिन ग्रीनलैंड को क्या चाहिए? अगर ये जानना हो तो वहां रह रहे लोगों से पूछना होगा, जिनकी आबादी महज 56,000 की है। लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है, तो डेनमार्क कह चुका है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। नाटो के जो और भी देश हैं वो भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। और अब तो डेनमार्क में लोग सड़क पर उतरकर ट्रंप के दिए गए नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मजाक उड़ा रहे हैं। वो लाल रंग की बेसबॉल वाली कैप लगाकर नारे लगा रहे हैं मेक अमेरिका गो अवे। उन्होंने ट्रंप के मागा का पूरा मतलब ही बदल दिया है। इससे ट्रंप नाराज हैं और उन्होंने नाटो देशों पर तुरंत ही 10% का टैरिफ लगा दिया है। और ग्रीनलैंड पर समझौता न होने की सूरत में 1 फरवरी 2026 से 25% के टैरिफ का ऐलान भी कर दिया है। और नाटो की तरफ से इसका जो जवाब आया है वो तो ट्रंप को कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि नाटो के सदस्य देश फ्रांस ने अमेरिका के खिलाफ सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पूरे यूरोपियन यूनियन से कहा है कि अब वक्त है कि यूरोपियन यूनियन के एंटी कोवर्सन इंस्ट्रूमेंट को सक्रिय कर दिया जाए। इस एंटी कोवर्सन इंस्ट्रूमेंट को व्यापारिक दुनिया का बजूका कहा जाता है, एक ऐसा ताकतवर हथियार जो तब सक्रिय होता है जब कोई दूसरा देश आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करे। ट्रंप ने टैरिफ की धमकी के जरिए यूरोपियन यूनियन पर दबाव बनाया, तो मैक्रो ने एंटी कोवर्सन इंस्ट्रूमेंट की मांग कर दी। अगर ये सक्रिय हो गया तो इसे यूरोपियन यूनियन की जवाबी कार्रवाई के तौर पर भी देखा जाएगा और इसके जरिए यूरोपियन यूनियन अमेरिका से इंपोर्ट रोक सकता है या फिर नए टैक्स लगा सकता है। तो अभी नाटो देशों के पास ये एक हथियार है, एंटी कोवर्सन इंस्ट्रूमेंट, जिसके जरिए वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को बेअसर करना चाहते हैं। नाटो देशों की ओर से ट्रंप को जो दूसरा जवाब दिया गया है वो है आर्कटिक एंड्योरेंस। ये एक सैन्य अभ्यास है जिसमें 7 देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं और ये सब के सब नाटो के हैं। उन्होंने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। जिन देशों ने अपने सैनिक इस आर्कटिक एंड्योरेंस में भेजे हैं उनमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और स्वीडन के सैनिक शामिल हैं। इसके अलावा डेनमार्क के तो सैनिक हैं ही। इस सैन्य अभ्यास के जरिए नाटो देश सिर्फ और सिर्फ यही साबित करना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर वो पूरी तरह से एकजुट हैं। नाटो एकजुट है, यूरोपियन यूनियन एकजुट है। लेकिन इस एकजुटता से, इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका को कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं। सैन्य अभ्यास बहुत छोटा सा है। इसमें फ्रांस के 15 सैनिक और जर्मनी के 13 सैनिक शामिल हैं। नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड का तो एक ही सिपाही वहां पर गया है। स्वीडन के भी इतने ही कुछ हैं और डेनमार्क के भी जो सैनिक ग्रीनलैंड में फिलवक्त मौजूद हैं उनकी संख्या महज 200 है। आर्कटिक इलाकों में गश्त के लिए जो सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोलिंग की टीम है उसमें कुल 14 आदमी हैं। हालांकि ये फोर्स
दुनिया की सबसे अनोखी और एलीट मिलिट्री यूनिट में गिनी जाती है, क्योंकि इसका काम -40 डिग्री के टेम्परेचर में ग्रीनलैंड की निगरानी करना है। इसलिए इनकी ट्रेनिंग भी बिल्कुल अलग होती है, जिसमें कोई आधुनिक तकनीक काम नहीं करती, पुराने तरीकों से गश्त होती है। ऐसे में इस सैन्य अभ्यास का फिलहाल कोई खास मकसद तो नहीं दिखता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि नाटो इस सैन्य अभ्यास के जरिए अमेरिका की धमकी का जवाब दे और भविष्य में अगर अमेरिकी हमले के खिलाफ हर देश के सैनिकों को एकजुट करना पड़े तो सैन्य अभ्यास के अनुभव बेहतर तालमेल के काम आ सकते हैं। नाटो का अगला प्लान भी यही है कि एक और बड़ा सैन्य अभ्यास किया जाए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है आर्कटिक सेंट्री, जिसका मकसद ग्रीनलैंड और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाना और किसी भी खतरे का सैन्य जवाब देने की ताकत को मजबूत करना है। हालांकि यह मिशन कब शुरू होगा और कितने दिन चलेगा, ये साफ नहीं है। और रही बात जंग की, तो अमेरिका के बिना सारे नाटो देशों के सैनिक मिलकर भी उस फौज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं जिसके मुखिया अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि नाटो का मतलब ही अमेरिका रहा है। वो बात चाहे इंटेलिजेंस की हो या फिर सैटेलाइट की, लॉजिस्टिक्स की हो या फिर मिसाइल डिफेंस की, अमेरिका के बिना नाटो कुछ नहीं कर सकता। वो दूसरे किसी देश से तो जंग लड़ सकता है, लेकिन नाटो अमेरिका से जंग नहीं लड़ सकता। और ये बात जब हमें मालूम है तो ट्रंप को भी बखूबी मालूम होगी। लिहाजा ट्रंप को नाटो के छोटे सैन्य अभ्यास या बड़े सैन्य अभ्यास से शायद ही कोई फर्क पड़े, लेकिन एहतियात के तौर पर कहिए या जंग की तैयारी कहिए कि अमेरिका ने ही ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर अपना नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस डिफेंस कमांड एयरक्राफ्ट भेज दिया है। इस डिफेंस कमांड ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा है कि एयरक्राफ्ट भेजे जाने की जानकारी डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार दोनों को दे दी गई है और सभी डिप्लोमेटिक क्लियरेंस ले लिए गए हैं। बहाना तो यह है कि एयरक्राफ्ट भेजने का मकसद डेनमार्क और अमेरिका के साथ तालमेल बनाना और साथ ही उस पूरे इलाके में चल रहे अमेरिकी प्रोग्राम को मदद करना है। लेकिन सच सबको पता है कि एयरक्राफ्ट की तैनाती उस वक्त में की गई है जब ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका और डेनमार्क के संबंध, या कहिए कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच का तनाव अपने चरम पर है। फिर भी ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए तो चाहिए। हालांकि ट्रंप को फर्क तो एंटी कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एंटी कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट लागू करके और अमेरिका से आयात रोककर नाटो के देश चल नहीं पाएंगे। अमेरिका के अलावा नाटो के जो 31 देश हैं, उनके 60% हथियार अमेरिका से ही आयातित किए जाते हैं। लिक्विड पेट्रोलिंग गैस का 55 से 60% हिस्सा अकेले अमेरिका ही नाटो देशों को भेजता है। नाटो के देश क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर के लिए अमेरिकी कंपनियों जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। सेमीकंडक्टर भी अमेरिका के ही पास है। तो नाटो के देश चाह कर भी एंटी कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट के जरिए आयात तो नहीं रोक सकते। हाँ, वो टैरिफ के बदले टैरिफ जैसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई खास फर्क अमेरिका पर पड़ता नहीं दिखता। ऐसे में एक बात अभी तक यही दिख रही है कि ग्रीनलैंड को अगर कोई बचा सकता है तो वो है रूस और चीन। लेकिन अगर रूस और चीन इस झगड़े में पड़े तो न सिर्फ नाटो का नक्शा बदलेगा, बल्कि दुनिया का भी नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि तब जंग होगी और वो जंग इतनी बड़ी होगी कि उससे होने वाली तबाही का अनुमान लगाना भी नामुमकिन जैसा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे? क्या कब्जे के लिए ट्रंप डेनमार्क से जंग करेंगे? और क्या जंग होगी तो नाटो के देश एक साथ अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे? आखिर क्या है ग्रीनलैंड का भविष्य? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।